नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोग अच्छे से, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स तैयार करके, समझ के और याद करके, ताकि आपका अगला टेस्ट और एग्ज़ाम हो तो उसमें मार्क्स अच्छे आएँ। ठीक, तो हर दिन अगर हम एक एक कदम चलेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए बच्चों, हर दिन कम से कम एक रेखांकित अंशों की व्याख्या पढ़ा करो, समझा करो। और जो चीज़ें आप लोग को लगती है कि ये हमको नहीं आ रहा है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिया करो कि ये मुझे नहीं आ रहा है, मैम बता दीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग श्री राम शर्मा जी द्वारा रचित स्मृति अध्याय को हमने देखा, जिसमें सबसे पहले हमने श्री राम शर्मा जी का जीवन परिचय, फिर हमने स्मृति अध्याय को ही पूरा अच्छे से पढ़ा, समझा। अब हम लोग रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे। उसके बाद हम लोग लघुत्तरी, फिर अति लघु देखेंगे। ठीक है, अभी इसमें आप लोग को कोई भी संदेह हो, चैप्टर में कुछ भी ऐसा हो, इस अध्याय में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, रेखांकित अंशों की व्याख्या देखते हैं। कि जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है या टाइपिंग मिस्टेक कह लीजिए, टाइप मास्टर की मिस्टेक, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। भुजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। क्या किए माने? थोड़े से चने, देखो कैसे भुजाने के लिए, बहुत दूर कहीं भुजाने के लिए जाना रहा होगा ना। भुजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उसमें आम झुरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख दिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। तो देखो, रेखांकित यहाँ पर जो है ना, वो लाइनिंग नहीं हुई है। तो नई बुक में देख लो आप लोग, कि नई बुक में तो यहाँ तक दिया है कि थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। देख लो आप लोग, ये है थोड़े से चने धोती में बांध दिए। ध्यान से देख लो, जाड़े के दिन थे, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए थोड़े से चने माने धोती में बांधा, माने भुजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। अब पुरानी बुक में जो होगा वो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो अब हम लोग कर लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, फिर हमको क्या करना है। तीसरा क्वेश्चन है कि लेखक ने चिट्ठियों को कहाँ रख दिया था। लेखक ने चिट्ठियों को टोपी में क्यों रख लिया। लेखक ने डंडे की तुलना किससे की है। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं श्री राम शर्मा द्वारा लिखित स्मृति नामक निबंध से उद्धृत है। प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने अपनी बाल्यावस्था का सजीव चित्रण करते हुए बचपन की छोटी छोटी बारीकियों को स्पष्ट किया है। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या आप लोग लिख लीजिए। कि लेखक शीत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जाड़े का दिन था, हाड़ कपा देने वाली, यानी जो है ना कि मज्जा तक ठिठुरा दे रही थी हवा, तो हाड़ कपा देने वाली ठंड थी, इसलिए हमने कानों को धोती में बांध लिया। धोती से कान को पगड़ी की तरह धोती से बांध लिया। माँ ने चना भुजाने
ये भी टाइपिंग मास्टर से मिस्टेक हो गई है। भुजाने के लिए उसे एक धोती में बांध कर मुझे दिया। मैं और छोटा भाई डंडा लेकर घर से चल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना लगाव था उतना आज एक राइफल से नहीं। मैं उस डंडे से अनेक सांपों को मार चुका था। प्रतिवर्ष इसी डंडे से आम के टिकोरे तोड़े जाते थे, इसलिए वह डंडी मुझे अत्यंत, यानी वो डंडा इसीलिए इनको बहुत प्रिय था, श्री राम शर्मा जी को। हम दोनों भाई मक्खनपुर, ये भी सही कर लेना, मक्खनपुर की ओर आगे बढ़े। कुर्ते में जेब न होने के कारण चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया था। लेखक ने चिट्ठियों को अपनी टोपी में क्या किया था? रख लिया था। लेखक के कुर्ते में जेबें न थी, इसलिए उन्होंने टोपी में रख लिया। ये क्या है? देखो, ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है कि लेखक ने चिट्ठियों को कहाँ रख लिया था? तो लिख लो आप लोग कि लेखक ने चिट्ठियों को अपनी टोपी में रख लिया था। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है कि लेखक ने चिट्ठियों को टोपी में क्यों रखा था? क्योंकि उनके कुर्ते में जेबें न थी, इसलिए उन्होंने चिट्ठियों को अपने टोपी में रख लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेखक ने डंडे की तुलना तो नारायण वाहन गरुड़ से की है। लेखक ने डंडे की तुलना नारायण वाहन, नारायण का वाहन, विष्णु भगवान का वाहन क्या है? गरुड़, उससे की है। ठीक ना? अब हम लोग अगला जो हमारा है, सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों कुएं की ओर निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे हो लिया, जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उझक कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला जो था गिरा दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। क्यों बिजली गिरी ये तुम लोग जान लो, क्योंकि उनकी जो चिट्ठी थी वो कुएं में गिर गई। तो इसका भी संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है, लेखक को कब लगा कि उस पर बिजली सी गिर गई। तो चलो हम लोग कर लेते हैं संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं श्री राम शर्मा द्वारा लिखित स्मृति नामक निबंध से उद्धृत है। इन पंक्तियों में लेखक ने अपने बचपन की एक घटना का वर्णन किया है। स्कूल जाते समय एक कुआं पड़ता जो सूख गया, पता नहीं एक काला सांप उसमें कैसे गिर पड़ा। स्कूल जाते समय बच्चे उसकी फुसकार सुनने के लिए पत्थर मारते थे। ठीक है, रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं हम लोग कि लेखक कहते हैं कि मैं बचपन में सांप से फुसकार करवा लेना महान कार्य समझता था। मैं और छोटा भाई जब कुएं की तरफ से गुजरे तो फुसकार सुनने की इच्छा बलवती हुई। मैं कुएं की तरफ बढ़ा और छोटा भाई मेरे पीछे हो लिया। कुएं के किनारे से मैंने एक ढेला उठाया और एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर प्रहार किया, लेकिन मैं एक अजीब संकट में फंस गया। वो संकट क्या थी कि टोपी उतारते हुए मेरी तीनों चिट्ठियां कुएं में गिर पड़ी। सांप ने फुसकारा था या नहीं मुझे आज तक भी ठीक से याद नहीं है। इसमें हर जगह आप लोग क्या यूज करते हैं बताना? हम लोग फुफकार यूज करते हैं, और लेखक ने श्री राम शर्मा जी ने हर जगह फुसकार शब्द यूज किया था या नहीं मुझे आज भी ठीक से याद नहीं है। मेरी स्थिति उस समय वही हो गई थी जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा को गोली लगने पर निकल जाती है, मतलब उसकी आत्मा ने हिरन की आत्मा गोली लगने पर निकल जाती है और वह तड़पता रहता है। चिट्ठियों के कुएं में गिरने से मेरी भी स्थिति हिरन जैसी हो गई थी। अब तीसरा प्रश्न है कि लेखक को कब लगा कि उस पर बिजली सी गिर पड़ी? तो लेखक को टोपी उतारते हुए जब टोपी उन्होंने उतारी तो तीनों चिट्ठियां कुएं में गिर पड़ी।
उस समय लेखक पर बिजली सी गिर पड़ी। अब अगला हमारा रेखांकित अंशों की व्याख्या है तीसरा, कि सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता है। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। मतलब आकाश में जो फूल खिलता है ना, वो मिलना मुश्किल होता है। सब लोग कहते हैं ना गुलर का फूल, तो ऐसे ही मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभावना प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना है। इसका संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, और चक्षुश्रवा के नाम से कौन सा जीव जाना जाता है, तो सांप जाना जाता है। इतने अच्छे से आप लोग को ये चैप्टर बता दी हूँ कि अब आप लोग ये सब खुद से कर लोगे, लेकिन फटाफट देखते चलते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण पंडित श्री राम शर्मा द्वारा लिखित स्मृति नामक संस्मरणात्मक निबंध से अवतरित है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने कुएं से पत्र निकालने की योजना का वर्णन किया है। रेखांकित अंशों की व्याख्या। लेखक का कहना है कि सांप एक ऐसा जीव है जिसे चक्षुश्रवा के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो चक्षुश्रवा होता है कि नहीं ये आप लोग बताना। वहां मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। मुझे कुएं में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अन्य इंद्रियों ने अपनी संपूर्ण शक्ति नेत्रों को दे दी है। मेरी आंखें सांप के फन पर थी कि सांप किस तरफ से आक्रमण कर सकता है, इसलिए मैं बिल्कुल चौकन्ना था। यहाँ भी मात्रा की गलती हो गई है। उधर सांप भी मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। मैंने जिस संकल्प के साथ कुएं में प्रवेश किया था, लगता था कि संकल्प अधूरा ही रह जाएगा। सांप से सामना होते ही मेरी योजना एवं आशा असंभव सी प्रतीत होने लगी। लाठी डंडा चलाने के लिए पर्याप्त स्थान चाहिए। कुएं में डंडा चलाने के लिए स्थान बहुत कम था। वहां केवल सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, इसलिए ऐसा करना तोप के आगे खड़ा होना था। और प्रश्न जो है कि चक्षुश्रवा के नाम से कौन सा जीव जाना जाता है, तो चक्षुश्रवा के नाम से सांप को जाना जाता है। माना जाता है कि सांप कर्ण विहीन होने के कारण आंख से सुनता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जीभ जो जल्दी जल्दी सांप निकालता है ना, उससे सुनता है। अब आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके, सारे बच्चे, बस एक प्रियमदा करती है, बाकी कोई नहीं करता है। अनुष्का, विपिन, दीपू, आदित्य, दिव्यांशु, हिमांशु, पल्लवी, रूपांशी, खुशी, सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सांप के पास कान होता है या वो जीभ से सुनता है। अब हम लोग लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं कि स्मृति निबंध के आधार पर बाल सुलभ वृत्तियों को संक्षेप में लिखिए। तो बाल मन क्या होता है? अत्यंत चंचल होता है। बाल्यावस्था में अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। बाल्यावस्था में कभी कभी बड़े साहसिक कार्य संपन्न हो जाते हैं। आप लोग अपना अपना कमेंट करके बताएंगे कि कोई साहसिक कार्य किए हैं कि नहीं किए हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब प्रश्न 2 है कि लेखक ने अपने डंडे के विषय में क्या कहा है। तो लेखक ने अपने डंडे के विषय में कहा है कि उस उम्र में बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। प्रश्न 3 है कि लेखक के कुएं में सांप से संघर्ष के समय उसके छोटे भाई की मनोदशा कैसी थी। तो लेखक ने कहा है कि जब मैं कुएं में नीचे जा रहा था तो छोटा भाई रो रहा था। मैंने उसे ढांढस दिलाया
कि मैं कुएं में पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। प्रश्न 4 क्या है कि लेखक की 3 साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। तो लेखक की भाषा सहज, प्रवाहपूर्ण एवं प्रभावशाली है। भाषा की दृष्टि से इन्होंने प्रेमचंद जी के समान ही प्रयोग किए हैं, मतलब प्रेमचंद जी की जैसी भाषा थी वैसे ही श्री राम शर्मा जी की भी। इन्होंने अपनी भाषा को सरल एवं सुबोध बनाने के लिए संस्कृत, उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों के साथ साथ लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। स्मृति पाठ से आपने क्या समझा, अपने शब्दों में लिखिए। तो स्मृति पाठ से यह बात उभर कर सामने आती कि बच्चे अत्यंत साहसी होते हैं, उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता। इस उम्र में वे बड़े बड़े साहसिक कार्य कर बैठते हैं। अब स्मृति पाठ से 10 सुंदर वाक्य लिखने हैं, आप लोग लिख के, ठीक है, अपनी फेयर में ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक ना, है इसमें लिखा हुआ, लेकिन आप लोग अपने मन से इस पाठ से 10 सुंदर वाक्य लिखना। चिट्ठियों को कुएं में गिरता देख लेखक की मनोदशा क्या हुई। तो चिट्ठियों को कुएं में गिरता देख लेखक की मनोदशा उसी प्रकार हुई जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है, वह तड़पता रह जाता है। वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, लेखक ने अपने साथी लड़के से क्यों कहा। तो वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, ऐसा लेखक ने अपने साथी लड़के से घर वालों के भय से कहा था, क्योंकि पिटेगा, बहुत पिटेंगे लेखक अपने भाई से, अपने घर वालों से। कुएं में साहस पूर्वक उतरकर चिट्ठियों को निकाल लाने के कार्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये भी आप लोग का होमवर्क है, एक बार देख लीजिए कि उन्होंने क्या क्या किया। बहुत ही आसान प्रश्न है जो आप लोग कर लोगे। लेखक और सांप के बीच संघर्ष के विषय में लिखिए। अब लेखक और सांप के बीच में क्या संघर्ष हुआ, तो ये भी बहुत ही आसान है, लेकिन इतनी बार पढ़ाई हूँ, समझाई हूँ कि आप लोग कर लेना, ठीक है। कि लेखक चिट्ठियों को लेने कुएं में उतरा तो सांप ने वार किया और डंडे से चिपट गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम और आतंक से अपनी ओर खिंच गया, ठीक है। ये आप लोग ये भी प्रश्न कर लेना, अपने से लिख के फिर मुझे सेंड करना आप लोग। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लो। श्री राम शर्मा किस युग के लेखक थे। तो श्री राम शर्मा शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग के लेखक थे। श्री राम शर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो श्री राम शर्मा ने विशाल भारत का संपादन किया था। स्मृति लेख किस शैली में लिखा गया है। तो स्मृति लेख वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है। चिट्ठी किसने लिखी थी। तो चिट्ठी श्री राम शर्मा के बड़े भाई ने। अब ये देखो, सही और गलत का जो चिन्ह है ये आप लोग कर लेना, ठीक ना, देख लो एक बार वीडियो में। और व्याकरण बोध है, व्याकरण बोध नई बुक में नहीं है, एक बार मैं आप लोग को ये दिखा देती हूँ, देखते चलो। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं और कर्मधारय समास, ठीक है, ये जब समझाऊंगी ना तब कराऊंगी, ये देख लो, देखते चलो आप लोग। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो आप लोग को करवा ही दी हूँ। तो स्मृति अध्याय हमारा समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें जो कुछ भी नहीं आएगा समझ में या जो कुछ नया जानना है तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।